जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट विद नीरज एंड वृंदा। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि अगर रिटायरमेंट कॉर्पस इकट्ठा हो गया तो भैया कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे बचें हम लोग एक ऐसे रिस्क से जो आपकी रिटायरमेंट खराब कर सकता है। आपने अगर ये सोचा था कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस 25 साल चलेगा तो वो 12 साल में भी खत्म हो सकता है, 10 साल में भी खत्म हो सकता है। ये है वो रिस्क जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। और सिर्फ रिस्क के बारे में बात नहीं करेंगे, अगर आप इस चैनल के एक मेंबर हैं यानी सब्सक्राइबर हैं, एक शेयर होल्डर हैं, तो आपको पता है कि हम लोग प्रॉब्लम के साथ हमेशा सॉल्यूशन भी बताते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग जो इसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का और कमेंट बॉक्स में आपने कम्युनिटी बना देनी है। जितने भी कमेंट्स आएंगे मैं सबका रिप्लाई करूंगा, पक्की बात है। और सबको जो है वो कुछ ना कुछ गाइड करने की हम लोग कोशिश करेंगे। बट याद रखिए कि आपने वीडियो को पूरा जरूर देखना है और कमेंट्स में अपने सवाल जो है वो अच्छे से पूछने हैं। और अगर आप किसी का जवाब भी दे पाए कमेंट्स में तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का मुद्दा कि रिटायरमेंट का पैसा कहाँ लगाएं, इसे हम लोग रिस्क से कैसे बचाएं और कैसे जो है एक खुशहाल रिटायरमेंट जो है हम लोग ले पाए। अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर आप अभी यहाँ पे छोड़ के जाने वाले हो, अरे मैं तो अभी 24 साल का हूँ, मुझे क्या करना है रिटायरमेंट वाली वीडियो देख के, ये उससे पूछिए जो आज 60 साल का है और उसके पास रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं है। वो आपको बताएंगे कि 24 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 35 साल में क्यों ज़रूरी है ये जानना कि भैया रिटायरमेंट कॉर्पस को कैसे मैनेज करना है, रिटायरमेंट कॉर्पस जो है वो कैसे बनाना है। तो बस इतनी सी बात है। अब आ जाइए, शुरू करते हैं आज की इस जानदार वीडियो को। सो अभी इंट्रो में आप बोल रहे थे कि किसी का पैसा 25 साल चल सकता है, रिटायरमेंट कॉर्पस की बात कर रही हूँ, और किसी का पैसा 12 साल चल सकता है। ऐसे कैसे, अगर हमारा विड्रॉल रेट वगैरह सारी चीज़ें सेम है तो ये इतना ज़्यादा टाइमिंग में डिफरेंस कैसे हो सकता है? देखो, सेम पैसा, सेम विड्रॉल रेट, बस किसी का 25 साल किसी का 12 साल। और ये मुझे लगता है कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग SW पे वायरल वीडियोस, SWP पे वायरल वीडियोस बना रहे हैं, STV पे बना रहे हैं, राइट, सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं और जो रिटायरीज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलते अपने वाइट बोर्ड पे इसको समझने के लिए। आप ये सोच के देखिए कि मान लेते हैं भी एक छोटा अमाउंट लेके चलते हैं, आपने ना 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करें रिटायरमेंट के लिए, ठीक है, 1 करोड़ रुपीज़। चलो बहुत बढ़िया, ये भी बहुत बड़ी बात है, हर कोई नहीं कर पाता है, राइट। और जो लोग रिटायरमेंट कॉर्पस अभी से इंपॉर्टेंट नहीं सोच रहे, भाई सोचना शुरू कर दो। आपकी लाइफ के जो फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उसमें से सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा नॉन नेगोशिएबल गोल होना चाहिए अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना। मैं इस बात को फील कर पाता हूँ क्योंकि अब मैं पार्शली जो है वो रिटायरमेंट ले चुका हूँ और मैं अब मैं उन चीज़ों को जो है वो फील कर पाता हूँ कि भाई हमने क्या अच्छा काम किया, क्या अच्छा काम नहीं किया। खैर, तो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए जो है वो अगर किसी के पास हैं और वो रिटायर होते हैं और इस 1 करोड़ रुपए को वो इक्विटी के अंदर डाल देते हैं, राइट। अब वृंदा, यहाँ पे एक बहुत बड़ा रिस्क आता है, राइट। और वो क्या है कि आप सोचिए कि आप रिटायर हुए और रिटायर होने के बाद आपने इक्विटी में पैसा डाला और आपने फैसला किया था कि मैं इससे विड्रॉल जो है वो करता रहूँगा, वो SWP जो है मैं करता रहूँगा, जो बहुचर्चित SWP है। आपने सोचा मैं 4 लाख रुपए साल के इससे निकालता रहूँगा, ठीक है, और थोड़े बहुत रिटर्न्स भी बनते रहेंगे, मैं निकालता भी रहूँगा, 4% का मेरा विड्रॉल रेट हो गया, चलेगा सब कुछ, राइट। बट मान लीजिए कि अगर आप रिटायर हुए और पहले 3 से 4 साल मार्केट नीचे गिरता रहा, तो आपके इस रिटायरमेंट कॉर्पस पे डबल मार पड़ गई। Exactly. एक तो मार्केट गिर रहा है और आप भी विड्रॉ कर रहे हो, यानी ये डबल रेट से जो है आपका पोर्टफोलियो इस समय गिर रहा है। और आपके रिटायरमेंट के सारे सपने जो हैं वो चकनाचूर हो सकते हैं, वो खराब हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई आपका पोर्टफोलियो उतने समय के लिए सर्वाइव नहीं करेगा जितने समय के लिए आपने इसको प्लान किया था, राइट। अब यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क। और ये बहुत कम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, मैंने अभी श्वेताब की एक वीडियो देख रहा था, हमारे वो श्वेताब गंगवार, आई होप मैं उनका नाम सही ले रहा हूँ, राइट। तो वो उसके अंदर एक बड़ी अच्छी बात बता रहे थे कि आजकल हो क्या रहा है कि भाई लोग AI से पूरा कंटेंट बनवाते हैं और उसको एज इट इज़ जाके रीड कर देते हैं। उनकी बातों में डेप्थ की कमी है। और ऑथेंटिक व्यक्ति जो होगा, जो खुद एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वो चलो वो अगर करेगा भी तो भाई वो बिल्कुल AI की बातें चेप नहीं देगा, वो 4 किताबें पढ़ेगा, हेल्प लेगा बेसिकली। यस, AI से हेल्प ले लेगा, उसके पास अपना एक्सपीरियंस होगा, ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस उसके पास होगी, उसकी खुद की प्रोफेशनल जजमेंट होगी। तो मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों को ही डिस्कस नहीं करा, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप रिटायरमेंट प्लानिंग में ना एक चीज़ भूल रहे हो कि भाई आप जब आप रिटायरमेंट में लैंड करोगे ना, उस समय मार्केट में क्या हो रहा है वो आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। एंड एक बात मैं और बोल दूँ, क्योंकि मुझे सारे एस्पेक्ट कवर करने हैं। कभी भी पर्सनल फाइनेंस में ना ऐसा नहीं हो सकता मुंह खोल दवाई खा ले। मतलब मैं ऐसा कोई गोली लेके नहीं बैठा हूँ
रिटायरमेंट लोगों की अलग अलग तरीके से हो सकती है। मैं पर्टिकुलरली उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसके पास 1 करोड़ रुपए हैं, वो फाइनेंशियल एसेट्स में है, इक्विटी के अंदर है। हो सकता है किसी ने रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी हो, रेंटल इनकम पे सर्वाइव करना चाह रहा हो सकता है भाई किसी ने एफडीज में पैसा रखा हो, उनके अपने अलग अलग प्लान्स होंगे। बट क्योंकि मेजरली हम लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर से बात करते हैं, तो मान के चल रहा हूँ 1 करोड़ रुपए आपके पास म्यूचुअल फंड में पड़े हुए हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अभी नहीं, राइट, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 15, 20, 25 साल जो भी आपके पास था वो आपने जोड़े हैं। तो आपने सबसे पहले रिस्क को समझना है, वो है सीक्वेंस ऑफ रिटर्न्स रिस्क, जहाँ पे आपके शुरू के साल में मार्केट की मूवमेंट अगर नेगेटिव होती है तो आपका पैसा जो है वो बिल्कुल बर्बाद हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो जो है वो बिल्कुल खराब हो सकता है, और उस वजह से आपकी पूरी रिटायरमेंट प्लानिंग जो है वो क्या हो सकती है, चौपट हो सकती है। सो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? बिकॉज मार्केट कब कैसे गिर जाएगा वो तो किसी के हाथ में नहीं है और किसी को नहीं पता कुछ भी। राइट, बहुत मतलब रेलेवेंट बात है, किसी को नहीं पता। एंड हम लोग खुद बोलते हैं कि नो वन कैन टाइम द मार्केट, तो नो वन कैन ऑल्सो टाइम द रिटायरमेंट। टाइम द रिटायरमेंट मतलब आप रिटायरमेंट के टाइम में मार्केट कैसे होगी अब ये टाइम नहीं कर सकते हो, राइट। रिटायरमेंट तो ऑब्वियसली आप लोग डिसाइड कर सकते हो मैं किस एज में लेने वाला हूँ। अब इसका ना सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, और बस यही है कि लोग इसे इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहते क्योंकि बोरिंग है। तो एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी मैं सबको देता हूँ जो रिटायर होने वाले हैं। इवन मैंने अपने घर में भी ये स्ट्रैटेजी जो है वो अप्लाई करवाई है अपने फादर के लिए, और मैं अपने लिए भी ये स्ट्रैटेजी अप्लाई कर रहा हूँ, और उसे हम लोग बोलते हैं बकेट स्ट्रैटेजी। ये बकेट स्ट्रैटेजी आपका सबसे बड़ा जो है वो रिस्पॉन्स हो सकता है टू दी सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क, राइट। मुझे बिल्कुल ऑडिट याद आ रहा है, वहाँ पे भी हम रिस्क असेस करते हैं, उसका रिस्पॉन्स देते हैं। तो बकेट स्ट्रैटेजी इज द रिस्पॉन्स। अब बकेट स्ट्रैटेजी क्या है, कैसे काम करता है, राइट। आप क्या करते हो, आप अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को ना 2 बकेट्स में बांट सकते हो। तो हमारे पास 2 तरह की बकेट स्ट्रैटेजी है, इधर 2 बकेट और 3 बकेट, राइट। मैं 2 बकेट के ज़्यादा फेवर में हूँ, ज़्यादा सिंप्लीफाइड रखता है, राइट। सो अगर मैं बात करूँ तो आप 2 बकेट में डाल सकते हो उसको, 1 और 2। अगर 2 बकेट स्ट्रैटेजी की मैं बात करूँ, ये पहला जो बकेट है ना, इसमें आपके लगभग 6 से 8 साल के लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 6 लाख रुपए साल के खर्च करते हैं, मैं एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ, और देखिए सबका अलग अलग हो सकता है, आप अपने फिगर्स खुद से देखिए। आप 6 लाख रुपए अगर खर्च करते हो तो 6 लाख इंटू 12 इंटू 7 कर लो। 6 लाख इंटू 12 इंटू 7, सॉरी 6 लाख इंटू 12 नहीं होगी, साल के खर्चा था, तो 6 लाख इंटू 7 आप सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, राइट। तो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 42 लाख हो गया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो अगर आप रिटायर हुए हैं तो आप 42 लाख को ऐसी जगह पे रख सकते हैं जो बिल्कुल सेफ है, राइट। इसमें मैं आपको एक ऑप्शन अगर बताना शुरू करूँ, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूँ अगर मैं, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, मैं आपको बिल्कुल घर वाली बातें बता रहा हूँ। मैंने अपने फादर के भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसे जो है इन्वेस्ट कराए हैं। यहाँ पे अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाता है। सीनियर सिटीजन्स के पास अच्छा टैक्स स्लैब लिमिट जो है वो ज़्यादा रहेगी, तो ये कम्प्लीटली काइंड ऑफ टैक्स फ्री हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इस पर टैक्स नहीं, टैक्स है, बट सीनियर सिटीजन्स के पास और कोई इनकम नहीं है, 12 लाख तक की इनकम माफ़ होती है टैक्स से, तो उसके चलते इनका लगभग ये टैक्स फ्री पड़ जाता है, राइट। आप एफडीज़ का यूज़ कर सकते हैं, आप डेट फंड्स का यूज़ कर सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम का यूज़ कर सकते हैं। सो ये वो चीज़ें हैं जो आपको 6 से 8 साल तक का क्या दे देगी। मैंने 7 साल ले लिया, 6 और 8 का एवरेज निकाल लिया, एक बेस दे देंगी। यानी रिटायर होते ही आप अपने इक्विटी पोर्टफोलियो से पैसा खींचना शुरू नहीं करोगे, राइट। और एक बात और बोल दूं वृंदा इससे पहले, बल्कि आपका स्टेप 0 होना चाहिए, क्योंकि आप रिटायर हो गए हैं तो आपका स्टेप 0 ही होना चाहिए। मेक इट श्योर यू हैव इमरजेंसी फंड, यू हैव मेडिकल इंश्योरेंस, यू हैव टर्म प्लान। अगर टर्म प्लान आपके पास है तो उसे प्लीज़ चलाते रहिएगा, उसे रोकिएगा मत। और अगर नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि आप टर्म प्लान मत लीजिएगा अगर आपके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है तो, राइट। अभी जो आपकी वो गलती थी अब वो आपके लिए एडवांटेज बन गई। आप इतने साल जिंदा रहे, आपके सारे डिपेंडेंट अब इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो आपकी एक एडवांटेज बन गई। मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लेने की कोशिश करें, क्योंकि भाई ओल्ड एज में तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है, हॉस्पिटल के बिल ज़्यादा आते हैं, नहीं है तो इसके लिए अलग से एक बफर बना के रखें, राइट। एंड इमरजेंसी फंड आपके पास ज़रूर होना चाहिए। एंड देन योर बकेट वन 6 से 8 साल के लिविंग एक्सपेंसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ पे आप लोग रख सकते हैं। और बकेट 2 होगी आपकी ग्रोथ बकेट। आप देख रहे हैं कि आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव सर्व करने हैं। आपको अपने रिटायरमेंट कॉर्पस में 2 चीज़ें इंश्योर करनी है। सबसे पहली चीज़ ये कि भाई आपका रिटायरमेंट कॉर्पस जो है वो आपको रेगुलर इनकम दे। नंबर 2 ये कि भाई वो ग्रो भी करे साथ साथ, ताकि वो लंबा चल पाए, राइट। तो आपने दोनों चीज़ें, सेकंड आप ग्रोथ जो बकेट है आपकी, ये जाएगा आपका इक्विटी के अंदर, राइट। और प्लीज़ इक्विटी के अंदर भी मैं बिल्कुल अगर आपको क्लियरली बोलूँ, माय थॉट प्रोसेस, अगर मैं हायरार्की देने की कोशिश करूँ मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, आई विल इन्वेस्ट इधर इन अ लार्ज कैप फंड, राइट, और फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड
और सिंपली इंडेक्स फंड्स, राइट। मैं और ज़्यादा इसके साथ प्ले नहीं करना चाहूँगा, मिड कैप स्मॉल कैप नहीं। मिड कैप स्मॉल कैप का अगर एक्सपोजर चाहिए आपको फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप से मिल जाना है। और अगर आप कहते हैं नहीं जी मैं तो बिल्कुल मार्केट रिटर्न ही कमाना चाहता हूँ, आप इंडेक्स फंड के साथ या लार्ज कैप फंड्स, या फिर लार्ज कैप को मैं हमेशा बोलता हूँ कि रिप्लेस कर सकते हैं आप लोग इंडेक्स फंड के साथ, आप इसमें जा सकते हैं। ये आपकी जो रिमेनिंग पैसा बच गया, राइट, 6 से 8 साल को छोड़ के जो पैसा बच गया वो आपका जो है वो यहाँ पे आ सकता है, राइट। सो दिस शुड बी 2 बकेट्स। अब आपकी बकेट 1 यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। बकेट 1 आपका वो समय बीतने देगी जो समय शायद आपके लिए बिताना मुश्किल हो जाता अगर मार्केट गिर रही होती। तो मान लेते हैं आपके रिटायर होते ही 3, 4, 5 साल मार्केट गिरती भी है, इट्स ओके, आप उस पैसे को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, आप बल्कि अपना पैसा जो है वो कहाँ से विड्रॉ कर रहे हैं, बकेट 1 से विड्रॉ कर रहे हैं, राइट। एंड देखिए इसमें ना बहुत कैलकुलेशंस हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, एंड थोड़ा समझदारी से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये स्ट्रैटेजी से आप कामयाब हो जाएंगे। अब आपके उन्हें सवाल हो सकता है 6 से 8 साल ही क्यों लिया हमने जी बकेट 1 के लिए? तो बहुत सिंपल है, डेटा हमें ये बताता है भाई एक इक्विटी साइकिल 7-8 साल की चलती है, राइट। और अभी तक खैर मार्केट ने ऐसा नहीं किया है कि भाई वो 7-8 साल तक बिल्कुल ही गिरता है, तो वो फिर साइकिल के हिसाब से उठ भी जाता है। तो मुझे लगता है कि एक सफिशिएंट समय है जहाँ पे आपके इक्विटी के रिटर्न्स अगर शुरू के 3-4 साल अच्छे नहीं भी रहते हैं तो आपके 7-8 साल में वो रिटर्न्स जो है वो ऑन एन एवरेज आपको, मतलब एवरेज रिटर्न्स जो है वो आपको मिल सकते हैं वापस से। इसलिए मैंने 6 से 8 साल का जो है वो समय लिया है, राइट। सो ये हमारी हो गई है यहाँ पे बकेट स्ट्रैटेजी, जो आपको सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क से जो है वो बचा लेती है। सो इस एपिसोड में हम रिटायरमेंट की बातें करते रहेंगे, बट मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगी संडे की वर्कशॉप के बारे में एक बार बता दो। संडे की वर्कशॉप बहुत सिंपल है। एक तो सबसे पहले आपको बता दूं कि म्यूचुअल फंड के बारे में है, लाइव है, पूरा का पूरा सब कुछ लाइव होगा, मैं वहाँ पे आपको लाइव पढ़ा रहा हूँ, जूम के थ्रू हम लोग जुड़ेंगे। एंड फीस बहुत ही कम हमने रखी है, बहुत ही कम, और उसके ऊपर भी आप लोगों को हम डिस्काउंट दे देंगे। क्या कोड चल रहा है रविंद्र? लाइव 25 आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं। मुश्किल से आई थिंक 1400-1500 के रुपीज़ के आसपास जो है वो आपको प्राइस पड़ेगा आफ्टर दिस कोड। आपको म्यूचुअल फंड में जो भी सीखना है ना, जो भी होता है म्यूचुअल फंड में, वो सब सीखने को मिलेगा। लाइव के साथ साथ आपको सारी रिकॉर्डिंग्स दे दी जाएंगी, राइट। इससे पहले जो लेक्चर्स रिकॉर्ड हुए हैं उनका भी एक्सेस दे दिया जाएगा। इसके बाद जो लाइव सेशंस होंगे वो भी आप अटेंड कर सकते हैं और उनकी भी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती रहेगी। यानी कि प्योर वैल्यू आपको मिलेगी। आप एक भी रुपया हमें देंगे तो हम उसके लिए आपको प्योर वैल्यू जो देने वाले हैं। संडे को हम लोग आपसे मिल रहे हैं, सारी डिटेल्स हम लोग पिन कमेंट में दे देंगे, डेट, टाइम, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप आगे उसे ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ म्यूचुअल फंड्स के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे एक चीज़ आपने मिस कर दी कि लाइव में आप आराम से क्वेश्चंस भी पूछ पाओगे। अच्छा हाँ, हम ऐसा नहीं करते कि चैट ऑफ कर दी, वीडियो ऑन नहीं है, हम भाई वो बोले नहीं है, ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा आपको। आप आपस में एक दूसरे की चैट्स भी पढ़ पाएंगे, मुझसे भी चैट कर पाएंगे, वीडियो ऑन ऑफ, आप माइक ऑन ऑफ करने की परमिशन मैं अगर आपको दूंगा तो वो भी कर पाएंगे। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। एक ना ये ग्रुप लर्निंग है, इट्स नॉट लाइक कि मैं टीचर हूँ, इट्स अ ग्रुप लर्निंग। अगर आपको भी कुछ आता है तो आप भी वहाँ पे मुझे आप सिखा सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे ना मेरे पास एक क्वेश्चन था आपसे कि आपने ये बकेट स्ट्रैटेजी में जो बकेट 1 बताई कि 6 से 8 साल तक हमारा पैसा होना चाहिए जो हमारे एक्सपेंसेस कवर कर पाए। बट ये 6 से 8 साल भी तो कभी लैप्स हो जाएंगे, तो शुड वी रिफिल इट या उसके बाद हमें इक्विटी वाला पैसा, मतलब हाउ शुड इट वर्क? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है वृंदा, मतलब मैं बहुत खुश हुआ सवाल सुन के। क्यों? अगेन डिपेंड्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने फादर की बात करता हूँ तो हमने जो बकेट 1 प्लान करी है वो ना 10 साल तक चल रही है, राइट। 10 क्या, मुझे लगता है 12 साल तक भी चल जाएगी, राइट। हमने 6-8 साल का ही एस्टिमेशन लिया था, बट हमने जब देखा है क्या विड्रॉल रेट है और फादर साहब की और कहीं से कोई इनकम आ रही है, किसी तरह की इनकम जनरेट हो रही है, तो उसके हिसाब से मुझे लग रहा है 10-12 साल तक चल जाएगी ना। आफ्टर 10 to 12 ईयर्स जो उनकी इक्विटी बकेट है ना, मैं तो बोलूँगा उनके केस में क्या वहीं से SWP कर लो, आपको दोबारा बकेट को रिफिल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 10-12 साल में उनका इक्विटी कॉर्पस बहुत बड़ा हो गया होगा और वो मोर देन सफिशिएंट होगा कि अगर सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क भी आ जाते हैं और विड्रॉल भी होता रहता है और मेरे फादर साहब का जो विड्रॉल रेट है उसके सामने वो बहुत सफिशिएंट होने वाला है, कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है सेफ होके चलना है तो आप एक काम कर सकते हैं, वो है रीबैलेंसिंग आप कर सकते हैं। और रीबैलेंसिंग में आप क्या करेंगे, जब आपकी बकेट 2 में बहुत ज़्यादा पानी छलकने लग जाए, यानी स्टॉक मार्केट अचानक से आपको बहुत ज़्यादा रैलीज देती है, जैसे वो गिरती है वैसे वो रैली भी देती है, राइट। तो अगर उसने बहुत अच्छी रैली दी और आपका
इक्विटी का बकेट जो बहुत ऊपर निकल गया है, तो आप एक परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं कि ओके दिस इज द परसेंटेज आई एम गोइंग टू मेंटेन बिटवीन माय डेट एंड इक्विटी पोर्शन और सेफ बकेट 1 एंड बकेट 2। और जैसे ही बकेट 2 में आपके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है, आप उसे थोड़ा सा खाली करके ट्रिम करके बकेट 1 के अंदर जो है वो लेके आ सकते हैं। आपने ध्यान दिया हो, मैं ना किसी भी एक चीज़ के पीछे नहीं भागता हूँ कि नहीं आपने तो हमेशा बकेट 1 को खाली करके बकेट 2 में लाना है, यही स्ट्रैटेजी लगानी है, या आपने सीधा बकेट 2 से ही बकेट 2 को खाली करके बकेट 1 में लेके आना है, या आपने सीधा बस इक्विटी से एसडब्ल्यू पे लगा लेना है। ये सारी चीज़ें आपके पर्सनल सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती हैं, राइट। क्या करोगे अगर आप भाई आपका बकेट 2 बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, राइट, क्यों आप ये सब कर रहे हो कि फिर बकेट 1 में डाल रहे हो, वहाँ से पैसा निकाल रहे हो। अगर आपको लगता है कि ओके अब मैं पूरा सर्वाइव कर सकता हूँ, मेरे सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं, मेरे पास इक्विटी में बहुत सारा पैसा है, अगर सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क 3 4 5 साल चल भी गया तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, प्लीज़ गो फॉर ओनली बकेट 2। आपको ज़रूरत नहीं है दोबारा से रिफिल करने की 1 को। लेकिन आपको लगता है नहीं यार मैं बहुत टाइट सिचुएशन में हूँ, तो आपको हमेशा ये कंजर्वेटिवली होकर चलना पड़ेगा कि जैसे ही वहाँ पे कुछ बढ़े आप उसे बकेट 1 में डाल लीजिए और धीरे धीरे वहाँ से जो है आप विड्रॉ करते रहिए। राइट। सो जब रिटायरमेंट कॉर्पस की बात आती है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी जाती है कि विड्रॉल रेट क्या है। अगर हम सोशल मीडिया पे जाएं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे होते हैं 4% होना चाहिए, 6% होना चाहिए। तो एग्जैक्टली आपकी नज़रों में कितना विड्रॉल रेट सही है? बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में ना बहुत कम विड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं कि जल्दी से हमारा कॉर्पस खत्म ना हो जाए और ज़िंदगी एंजॉय करना भूल जाते हैं। और कुछ लोग स्टार्टिंग में बहुत सारा विड्रॉ करना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे अभी तो बहुत कॉर्पस है, आराम से हो जाएगा, और बाद में पैनिक हो जाता है। सो व्हाट शुड बी द राइट विड्रॉल रेट? तो उसे हम बोलते हैं सेफ विड्रॉल रेट, राइट। जो 4% का फिगर आपने बोला ना, वो जनरली यूएस से जो है वो आता है, राइट, कि यूएस में किसी ने रिसर्च किया 4% का विड्रॉल रेट बता दी। बट यूएस और इंडिया डिफरेंट कंट्री है। इन्फ्लेशन को देख लीजिए, स्टेबिलिटी को देख लीजिए, और सबसे बड़ा फ़र्क है वो डेवलप्ड है, हम लोग डेवलपिंग नेशन है, राइट। नाउ 4% का मतलब क्या पता है इसका? इसका मतलब ये है कि आपका जितना भी एक्सपेंस है ना एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, आप उसका 25 गुना जोड़ लीजिए, तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस भी निकल जाता है। तो आप समझिए रिवर्स कैलकुलेशन, 4% विड्रॉल रेट। इंडिया में ना मुझे ऐसा लगता है सेफ विड्रॉल रेट शुड बी समवेयर अराउंड 3%। कंजर्वेटिव होके चलो सुखी रहोगे, अगर कंजर्वेटिव नहीं बनोगे तो हो सकता है बाद में चल के दुखी हो जाओ, राइट। तो 3% का मतलब है कि आपका रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी एक्सपेंस है ना, आपको उसका 33 गुना 33x जो है वो अपने पास चाहिए होगा, राइट। अब क्या है ना, ये सब चीज़ें जब आप कैलकुलेट करने बैठोगे आपकी आत्मा काँप जाएगी, बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि भाई किसी का खर्चा जो है वो 1 लाख रुपए महीने का है, राइट, यानी कि साल का 12 लाख हो गया। और मान लो जब आप रिटायरमेंट पे जाओगे ना, तो आपका खर्चा बहुत 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 बड़ा जो है वो हो चुका होगा, राइट। मान लो उसके पास जो है वो 20 साल है रिटायरमेंट के, तो मोटी मोटी बात मैं आपको बताता हूँ, ये खर्चा आपका 38 to 40 लाख पर एनम के आसपास पहुंच चुका होगा, राइट। 20 साल के अंदर 12 लाख रुपए साल से 38 से 40। और मैं फिर बोल रहा हूँ इसके अंदर बड़ी सारी डिटेल्स हैं वृंदा, क्योंकि खर्चा बढ़ भी रहा होगा, थोड़ा सा खर्चा घट भी रहा होगा। क्यों हो सकता है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट लोग थे अब वो अपना खुद अर्निंग करने लग गए हैं, राइट। आपके मेडिकल इन्फ्लेशन थोड़ी सी ज़्यादा हो गई होगी, तो आपको मतलब मोटे मोटे तौर पे आपको ये अमाउंट जो है वो मान लेना चाहिए इस तरीके से। देन इसमें आप क्या करेंगे, अब आप इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं ना 33 से, 38 से 40 लाख को आप 33 से मल्टीप्लाई करते हो, 12 से 13 करोड़ रुपये निकलता है। यानी कि एक व्यक्ति जो 40 साल में लाख रुपए के आसपास जो है खर्चा कर रहा था, उसका 60 साल की उम्र में जो है वो 38 से 40 लाख का खर्चा होगा साल का। अब उसे वो खर्चा पूरी ज़िंदगी, मान लो 90 साल में जो है वो 90 साल तक वो जिएगा, तो ये जो बचे हुए 30 साल है उसके लिए उसको 12 से 13 करोड़ रुपए चाहिए। अब ये सुन के लोगों की आत्मा काँप जाती है कि भैया 12 से 13 करोड़ रुपए, और एक भाई साहब ने तो 40 करोड़ ही बोल दिया था कि भैया 40 करोड़ ही चाहिए, बात खत्म हो गई भाई। अब 40 करोड़ सुन के तो कई लोगों ने सोच ही लिया, सारे पैसों में आज ही लगा दी हुई कि क्या ही करना है, जब 40 करोड़ बन ही नहीं पाएंगे तो आज ही खेल लो भाई होली। देखो प्रैक्टिकल बात क्या है, मैं आपको कुछ ना स्ट्रैटेजीज बताता हूँ। हो सकता है आप फुल रिटायरमेंट ना लो, अगर आपको कॉर्पस बहुत बड़ा लग रहा है, आप पार्शियल रिटायरमेंट में जा सकते हो, आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हो, आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हो जहाँ पे आप अपनी, इवन आपको पता है कोई भी अच्छा अगर व्यक्ति है ना, उसके पास हमेशा ऑप्शन रहता है काम का, हमेशा। तो आप पार्शियल रिटायरमेंट के बारे में सोच सकते हो। दूसरा, आप एक्सपेंस ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो सकता है आज तक आपने खर्चों के बारे में ना सोचा हो, लेकिन भाई आप सोच सकते हो कि रिटायरमेंट में अपना खर्चा जो है वो काफ़ी रिड्यूस कर दूंगा, और वो नेचुरली सच बताऊं तो हो भी जाता है। तीसरा, आपको पता है एक ज्योग्राफिक आर्बिट्राज नाम की भी एक चीज़ होती है, आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। बेसिकली अपनी ज्योग्राफी चेंज करके आप ऐसी जगहों पे जा सकते हो जहाँ पे Tier 2 Tier 3 सिटी में, जहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो अचानक से बहुत कम हो जाती है। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, एसेट ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। एसेट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, आप लोग अपने
आपका अगर कोई रियल स्टेट है जिसमें आप रह रहे हो, उसको आप रेंट के बारे में भी सोच सकते हो, उसको कुछ पार्शियल रेंट आउट कर सकते हो, रिवर्स मॉर्टगेज करके एक स्कीम चलती है, तो देर आर एन नंबर ऑफ ऑप्शंस, राइट। एंड जैसे मैंने बोला, आप पार्शियल रिटायरमेंट या फिर से प्रोग्रेसिव रिटायरमेंट भी आप बोल सकते हो। वो जो कॉर्पस लिखा हुआ आ रहा है ना, उसमें मैं आपको एक दो बातें और भी बता दूँ। 12-13 करोड़ आपको आज अनअचीवेबल लग रहे होंगे, मान लिया मैंने, लेकिन अगर आपके पास 20, 25, 30 साल हों, आप वो अचीव कर सकते हैं। लोगों ने ऐसा किया है। हाँ, आज आप एक साल उसको देखते हो पहाड़ जैसा लग रहा होता है, और शायद जब आप शुरू में SIP कर रहे हो, शुरू के 7, 8, 10 साल आपको वो शायद अचीव होता हुआ दिखेगा भी नहीं, लेकिन जैसे ही आपका कॉर्पस एक बार अमाउंट आपका बड़ा हो जाता है, फिर आपको असली जो है वो रंग दिखाई देने लग जाता है अपने पोर्टफोलियो का। सो यस, ये एक अनरियलिस्टिक फिगर लगता है, राइट। आपका विड्रॉल रेट 3% होना चाहिए। अब यही 4% करूंगा ना तो अपने आप ये कम आ जाएगा, गॉट माय पॉइंट, क्योंकि मल्टीप्लायर हमारा छोटा हो जाएगा। बट आपको ये अभी जो कॉर्पस बड़ा लग रहा है, ये अचीवेबल है। बी नहीं हो रहा अगर ये बिल्कुल एकदम अचीव को, तो भाई ये कोई एकदम फिक्स नहीं है कि इतना होगा तभी रिटायर होऊंगा मैं। हो सकता है आपके साथ अभी बहुत सारी चीज़ें और हों जिसको लगे आपको यार मैं कम खर्चे में भी अपनी ज़िंदगी जी सकता हूँ, तो आपकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये ऊपर नीचे शिफ्ट जो है वो हो सकता है। एनीवेज, तो आपका सेफ विड्रॉल रेट मेरे हिसाब से इंडिया में जो है वो लगभग 3% के आसपास जो है वो चलना चाहिए। और ये 3% ऐसा रेट है कि आपका पोर्टफोलियो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत लंबे समय तक चलेगा अगर आप अपने पोर्टफोलियो का ओवरऑल सिर्फ 3% ही जो है वो विड्रॉ करके काम चला रहे हैं। मंथली इनकम के लिए आप अपना वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पोस्ट ऑफिस की जो मंथली इनकम स्कीम होती है, आप उन पर डेफिनेटली रिलाई कर सकते हैं कॉर्पस वहाँ पर डाल के। और बाकी कॉर्पस जो आपका विड्रॉल हो रहा है, मेरे हिसाब से तो अगर अगर ढंग से मैनेज किया जाए, 2 सीनियर सिटीजन अगर हैं और आप 60 लाख रुपये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाल देते हैं, आपको आराम से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 8% का इंटरेस्ट रेट है, 8.2% का इंटरेस्ट रेट है। तो हम कैलकुलेट करने जाएं, अगर कैलकुलेटर में मिल जाए, 30 लाख की लिमिट है मेरे ख्याल से एक अकाउंट के ऊपर। 30 लाख है एंड अराउंड 62,000 रुपीज क्वार्टरली होगा। 62,000 रुपीज एक पर्सन का। 62,000 रुपीज क्वार्टरली है एक पर्सन का, तो मतलब साल के 2,48,000 रुपये एक पर्सन के हो गए, 2 पर्सन के 4,96,000 रुपये हो गए। अगर मैं इसे 12 से डिवाइड कर दूँ तो लगभग 41,000 रुपीज़ पर मंथ आपके घर में जो है वो आ रहा है, राइट। एंड लेट्स बी रियलिस्टिक, एक ठीक ठाक सीनियर सिटीजन कपल 41,000 रुपये में बहुत आराम से जो है अपनी ज़िंदगी जी सकता है, राइट। आई अंडरस्टैंड दवाइयों के खर्चे होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, बट अब आप फ्री भी होते हो, आपको स्कूल की फीस नहीं भरनी बच्चों की, आपको कॉलेज की फीस नहीं भरनी। इंपॉर्टेंट आता है ना कि इंश्योरेंस वगैरह सब आपका सॉर्टेड हो। यस, देखिए वही प्लानिंग वाली बात है, आपने कितने अच्छे से प्लान कर रखा है, राइट। एंड इसके बाद भी आपके पास इक्विटी पोर्टफोलियो आपका है, इमरजेंसी फंड आपका है, तो डेफिनेटली आप लोग जो है सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपका 3% का अगर रेट है विड्रॉल का, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल, चलेगा, सब कुछ चलेगा। बस एक चीज़ मैं बोलूँगा कि आपने इस समय पे ना ये गड़बड़ नहीं करनी है कि मैं ट्रेडिंग कर लेता हूँ, मैं फ्यूचर ऑप्शन खेल लेता हूँ, मैं जो है वो और तरह की चीज़ों से पैसा कमाने की, जल्दी पैसा कमाने की कोशिश कर लेता हूँ। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में कुछ लोग हैं जो हमारी म्यूचुअल फंड कम्युनिटी, वो बोलते हैं मतलब सीनियर सिटीजन ही हैं, तो मैं तो उनसे बड़े रिस्पेक्ट से बात करता हूँ, मुझसे काफ़ी बड़े हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि तो अब वो खुद ही बताते हैं ट्रेडिंग कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि कुछ है नहीं करने के लिए, तो वो खालीपन को भरने के लिए जो है वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। आई डोंट थिंक दिस इज़ द राइट वे। आपने ये पैसा बहुत मुश्किलों से कमाया है, बहुत मुश्किलों से जोड़ा है, और अब समय है आप इस पैसे को एंजॉय करें, ना कि इस पैसे का विनाश करें। एक और पॉइंट वृंदा मैं यहाँ पे ना रखना चाहता हूँ, हमने 2 बकेट स्ट्रैटेजी की तो बात करी है ना, TBS 2 बकेट स्ट्रैटेजी। इसमें ना आपको ना एक चीज़ समझनी है कि आपको ये बकेटिंग भी ना पहले से ही हर चीज़ ना आपको प्लान एडवांस में करनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी सी। एंड इवन जो हमने शुरू में बोला था कि 24 साल के व्यक्ति को भी वीडियो देखनी चाहिए, तो आज जो कोई 24 साल वाला देख रहा है ना, उसको 12-13 करोड़ रुपए बहुत छोटे लगेंगे और वो उससे भी ज़्यादा बना पाएगा। मार्क माई वर्ड्स, उससे भी ज़्यादा बना पाएगा। अब आप 50 साल की उम्र में आके सोचो कि भाई मेरे पास 2 साल बचे रिटायरमेंट के या 10 साल बचे रिटायरमेंट के और मैं बहुत ज़्यादा पैसा बना लूँ, बिलीव मी, कंपाउंडिंग का जो सबसे बड़ा ईंधन है ना वो है टाइम। अगर आपके पास टाइम है तो आप राजा हो, टाइम नहीं है तो भैया आप परेशान हो। एनीवेज, तो 2 बकेट स्ट्रैटेजी में आपको ये बकेटिंग जो है वो थोड़ा सा एडवांस में प्लान करनी पड़ेगी। जैसे मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मैंने अपनी बकेट्स बना ली है, राइट। बकेट 1 इज नाउ रेडी, आपके साथ बैठ के बनाई थी, बकेट 1 इज नाउ रेडी, राइट। उसके बाद बकेट 2 ऑटोमेटिकली बनी हुई है क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट हम लोग कर ही रहे थे। तो एक तो ये कि बकेटिंग आप एडवांस में करिए। दूसरी बात ये कि भाई 24 साल के हो तो आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो। तीसरी और इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? तीसरी और इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है, आप सीक्वेंस ऑफ रिटर्न से, सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क से अगर बचना चाहते हो तो मैं आपको एक और बहुत ही अनकन्वेंशनल तरीका बताता हूँ। आप अपनी रिटायरमेंट को अगर डिले कर सकते हैं या आप कोई और तरह की इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद और नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स आप उस पर सर्वाइव कर सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो हेल्प यू कि आप सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क से थोड़ा सा अपने आप को बचा पाएँ। क्योंकि आपको पता है
आपके मान लीजिए पहले 7-8 साल हैं, हम्म 5, 6, 7, 8, इसमें कोई रिटर्न नहीं बनेगा आपका। हम्म 15 साल में भी आपका रिटर्न कम बनेगा, लेकिन जो नेक्स्ट हर साल में आपका रिटर्न जो है वो बहुत ज़्यादा निकल के आएगा, बहुत ज़्यादा, राइट। यही जब बात 20, 21, 22, तो जो लास्ट के 2-3 साल होते हैं ना, वो आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे से जो है वो बनवा सकते हैं। Yeah. तो आपने वो चीज़ ज़रूर देखनी है। अगर आप उसको किसी तरह से डिले कर सकते हैं, अगेन पर्सनल चॉइस, पर्सनल सर्कमस्टांसेस, सब कुछ आपका पर्सनल है, कर सकते हैं, तो वाई नॉट। सो अब इस वीडियो से हमें क्या क्या की टेक अवेज लेने चाहिए वो एक बार आप अगर बता दो। ओके, सो सबसे पहला टेक अवे बताया क्या है? सबसे पहला भाई, रिटायरमेंट प्लानिंग एक नॉन नेगोशिएबल गोल है। Yeah. स्टार्ट करें, आज से स्टार्ट करें अपने रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस इकट्ठा करना, आज से स्टार्ट करें, राइट। दूसरी चीज़ आपने बात समझनी है कि भैया आपने सीधा रिटायरमेंट का सारा पैसा उठा के सिर्फ इक्विटी में नहीं डाल देना है, क्योंकि इक्विटी में जब आप पैसा डालते हैं, वहाँ से जब आप विड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे सीक्वेंस ऑफ रिटर्न रिस्क जो है वो आपको आ सकता है और आपका पैसा जो है वो डूब सकता है, आपका पोर्टफोलियो डबल स्पीड से जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है या फिर डिप्लीट जो है वो हो सकता है। Right. आपने हमेशा क्या करना है, रिटायरमेंट के पैसे को आपने प्रॉपरली एलोकेट करना है, और उस एलोकेशन के लिए आपकी 2 बकेट स्ट्रैटेजी काम आती है। बकेट 1 बिल्कुल सेफ, बकेट 2 आपकी ग्रोथ बकेट है, जहाँ पे आपका पैसा ग्रो करता रहेगा। और एक बात और बोल दूँ, इन सबसे पहले जो हम हमेशा ही बोलते हुए आए हैं कि आपने जो है वो अपना रिस्क जो है वो कवर करके चलना है, कहीं भी किसी भी एज में हो। इमरजेंसी फंड, मेडिकल इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस मैंने आपको बता दिया कि इस एज में, रिटायरमेंट की एज में आके एक ऑप्शनल चीज़ बन जाती है। नहीं है तो मत लीजिए, है तो अब जो भी समय आपको ऐसे उसे कंटिन्यू करते रहिए, राइट। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई आपके पास ये सारी की सारी रिस्क कवरेज जो है वो आपकी हो रही हो। ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन उसके बाद हमने और बहुत सारी चीज़ें तुमने बहुत सारी देखी हैं, बट की लर्निंग अगर आप लेना चाहें तो यही है। और उसके बाद आपने एक चीज़ समझनी है कि आपने सट्टा नहीं खेलना है अपने रिटायरमेंट के पैसे से, आपने वेस्ट नहीं करना है अपने रिटायरमेंट मनी को, आपने बहुत मुश्किलों से जो है वो पैसा कमाया है, राइट। एक बात और, आपका सेफ विड्रॉल रेट 4% ना रख के आप 3% रखें। और रिटायरमेंट का नंबर, रिटायरमेंट कॉर्पस का नंबर बहुत बड़ा आ रहा है तो घबराए नहीं, राइट। या तो आपने जल्दी शुरू किया होगा तो आपको वैसे घबराहट नहीं होगी, लेट शुरू कर रहे हो तो घबराए नहीं। आपके पास डिफरेंट स्ट्रैटेजी है, जैसे कि पार्शियल रिटायरमेंट, प्रोग्रेसिव रिटायरमेंट, ज्योग्राफिकल आर्बिट्राज, बहुत सारी तरह की चीज़ें हमने बात करी हैं, उनको फॉलो करें। एंड टर्म इंश्योरेंस के बारे में एक बात और बोल दूँ कि टर्म इंश्योरेंस एक एज के बाद आपको मिलता भी नहीं है, तो वही कह रहा हूँ, पहले से है तो उसे कंटिन्यू रखिए, नहीं है तो अब आपको लेने की ज़रूरत जो है वो नहीं होगी, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंडेंट कम लोग हैं और आपके पास अच्छा खासा कॉर्पस भी जो है वो रखा हुआ है। आई थिंक दीज आर दी की लर्निंग्स। आई होप मैं अपनी बातों को अच्छे से कन्वे कर पाया। गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसे लाइक करिएगा, चैनल पर नहीं तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। हमें आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, हर चीज़ से बहुत मोटिवेशन मिलती है, फुल ऑन मोटिवेशन मिलती है। देखो, झूठ नहीं बोल रहा भाई कि व्यूज़ के लिए नहीं कर रहे, इसके लिए नहीं कर रहे। व्यूज़ आते हैं तो अच्छा लगता है, कमेंट्स आते हैं तो अच्छा लगता है, और ज़रा सी भी इंटरेक्शन होती है तो ऐसा लगता है कि ओके, हम कुछ जो है वो वैल्यू ऐड कर पाए हैं। दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।